हाय, दिस इज अवधेश कुमार उपाध्याय और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तो शुरू करते हैं एक और डरावना सफर, एक नई कहानी, अ नाइटमेयर इन द ट्रेन। ये घटना घटित हुई मेरे साथ जब मैं अयोध्या से इलाहाबाद जा रहा था। मैं ट्रेन पर था और रास्ते में ढेर सारे छोटे बड़े रेलवे स्टेशन और हॉल्ट हुआ करते थे। वहीं पर एक स्टेशन था चिलबिला, छोटा सा स्टेशन था, पर वहां से कई तरफ से आने वाली गाड़ियां गुजरती थीं, इसलिए प्लेटफॉर्म पर अक्सर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता था। अक्सर वहां से सुपरफास्ट ट्रेनें गुजरती थीं, जो वैसे तो वहां पर नहीं रुकती थीं, पर जब भी वो पटरियों से फुल स्पीड में हॉर्न बजाते हुए गुजरती थीं तो कलेजा सन्न हो जाता था। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते थे। अक्सर वो यात्री जो बिना टिकट के सफर करते थे और पकड़े जाने के डर से मुख्य दरवाजे से ना निकलकर पटरियों को पैदल पार करते हुए स्टेशन के दूसरी तरफ की बस्तियों में निकल जाते थे। तो उस दिन ट्रेन पहुंची चिलबिला और काफी देर तक रुकी, शायद घंटों तक रुकी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी यात्री नीचे प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे। कोई चाय पी रहा था, कोई भुट्टे खा रहा था। सब प्लेटफॉर्म की टीन के नीचे खड़े थे। हवा भी चल रही थी, तो कभी कभी बारिश की बूंदें हल्की सी खुली खिड़की से अंदर भी आ जा रही थी। तो सामने की सीट पर बैठे एक वृद्ध पुरुष खिड़की बंद करने लगे। खिड़की शायद कहीं अटक रही थी, इसलिए मैंने उनकी मदद कर दी और खिड़की बंद कर दी। मैं उस समय एक नॉवल पढ़ रहा था और जब काफी समय तक ट्रेन नहीं चली तो लोगों से यह पता चला कि आगे कुछ दूरी पर ट्रेन पटरी से उतर गई है। कुछ घंटे और लग सकते हैं। जब मुझे यह पता चला तो ऊपर की बर्थ पर मैं सोने चला गया और कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। उस गहरी नींद में पता नहीं कब एक नाइटमेयर से मैं रूबरू हुआ और उस नाइटमेयर की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। उस नाइटमेयर में, उस पूरे सपने में, लोग वहीं प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। कुछ लोग पटरियों पर खड़े हुए बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने स्वेटर पहन रखे थे और मफलर को अपने सिर के चारों ओर कान को ढकते हुए इस तरह लपेट रखा था कि उन्हें ठंड न लगे। इतने में एक ट्रेन प्रतापगढ़ से आकर रुकी। यात्रियों का हुजूम सा बाहर निकला। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। तभी न जाने कहां से प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे पुलिस वाले और टिकट कलेक्टर आ पहुंचे। बिना टिकट यात्री कुछ ज्यादा ही थे। उन्हें जब मैजिस्ट्रेट चेकिंग का पता चला तो भगदड़ मच गई। पुलिस वाले बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना लगाने लगे और जिनके पास जुर्माने के पैसे नहीं थे वो बचने के लिए पटरियों की तरफ भागे। ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। सारी पटरियां लोगों से भर गईं। तभी न जाने कहां से एक सुपरफास्ट ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ गई और उसकी चपेट में न जाने कितने ही लोग आ गए। पटरियों में घिसटते, चीखते, कटते, लाशों में तब्दील होते लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा। सुपरफास्ट ट्रेन का ड्राइवर भी ऐसी अचानक आई भीड़ के लिए तैयार नहीं था। उसने हॉर्न उतनी ही तेजी से बजाया और ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, पर अगर वो अचानक ही ब्रेक लगा देता तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती हुई ट्रेन अपना संतुलन खो देती और ट्रेन पलट जाती। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर पूछिए ही मत कि क्या होता। फिर भी रुकते रुकते ट्रेन कई सौ लोगों को अपने पहियों के नीचे कुचलती चली गई और उसके कुछ डब्बे भी पटरियों से उतर गए और अपने पीछे छोड़ गए पटरियों पर पड़ी खून से सनी हुई कटी फटी लाशें। मातम, चीख, पुकार और दर्द का माहौल। परिजन बिलक बिलक कर रोने लगे। मैजिस्ट्रेट और पुलिस वाले भाग खड़े हुए। एक टिकट चेकिंग की घटना ने ऐसा मोड़ ले लिया कि मंजर भुलाए नहीं भूलता। पटरियों में फंसे वो चीखते लोग, उनके चेहरे मैं आज भी नहीं भूल सकता। तभी उस पूरे सपने ने एक और मोड़ लिया। वही ट्रेन एक्सीडेंट का हादसा फिर से रिपीट होना शुरू हुआ। बिना टिकट लोगों की भीड़ एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर यहां वहां चल रही थी। सुपरफास्ट ट्रेन एक बार फिर हॉर्न बजाती हुई स्टेशन से गुजरी और पटरियों पर चल रहे लोग एक बार फिर उसके रास्ते में आ गए। पर इस बार कहीं कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई खून नहीं। ट्रेन हॉर्न देते हुए भीड़ से होते हुए गुजर गई जैसे वो वहां है ही नहीं। इसके बाद ऐसे ही कई ट्रेनें गुजरी उन लोगों से होते हुए।
वो भीड़ वहीं पटरियों पर घूमती रही। वो दृश्य उसी चिलबिला स्टेशन का था। उस भीड़ में से कुछ लोग प्लेटफॉर्म में खड़ी ट्रेन में चढ़ गए, कुछ हमारी ट्रेन में भी चढ़ गए। उनमें से एक हमारे डिब्बे में चढ़ा और जब वो हमारी सीट के बगल से गुजरा तो वो सोते हुए बूढ़े आदमी को देखकर रुक गया। वह उसे एकटक देख रहा था और तभी मैंने ऊपर की सीट से उसे करीब से देखा। उसकी आंखें चौड़ी, चेहरा भद्दा था, वो मैले से कपड़ों में था और उससे बदबू आ रही थी। तभी उसके पीछे उसका दूसरा साथी आया, वो भी उसी के जैसा विभत्स था। दोनों ने आपस में बातें की। यहां क्यों खड़े हो वर्मा? आने वाले साथी ने पूछा। वो बुड्ढा मेरे गांव का है, चितवनिया का, वर्मा ने जवाब दिया। तो मिलो उससे, कहकर उसका साथी आगे बढ़ गया, पर वो वहीं रुका रहा और धीरे से जाकर उस बूढ़े आदमी के सीने पर जाकर बैठ गया और मुस्कुराकर बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। बूढ़े आदमी ने सांस लेने में तकलीफ जाहिर की और घबराकर उठ गया। वो विभत्स बदबूदार आदमी उसके सीने पर चढ़कर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, उस विभत्स से आदमी ने उस बूढ़े का गला दबा दिया। तब जाकर मेरी नजर उस विभत्स आदमी के नाखूनों पर पड़ी। वो बहुत ही बड़े और पैने थे। क्या वो इंसान ही था या फिर कुछ और? मैंने यह सवाल खुद से किया। कमाल की बात तो यह थी कि वो बूढ़ा आदमी ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वहां मेरे और उसके सिवाय कोई है ही नहीं। पर मैं उस तीसरे आदमी को देख रहा था जो उस बूढ़े का गला घोंट रहा था। बूढ़े इंसान की अब सांस लेने में बहुत बुरी तरह तकलीफ होने लगी। वो छटपटाने लगा, पर वो विभत्स आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके दांत बड़े ही विचित्र थे। मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर अक्सर सपने में हम बोल नहीं पाते, बस देखते रहते हैं। तभी ट्रेन का हॉर्न जोर से बजा। शायद वो हमारी ट्रेन का था। जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे वो भागकर ट्रेन में वापस चढ़ने लगे और धीरे धीरे हमारे कंपार्टमेंट में ढेर सारे लोग चढ़ गए। लोगों को आता देख वो विभत्स सा डरावना आदमी भाग गया। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी का गला छोड़ा, बूढ़े आदमी की सांस वापस आ गई। वो तेजी से सांस लेने लगा। लोगों को लगा कि बूढ़े आदमी की तबीयत सही नहीं है। वो सब बूढ़े के आसपास खड़े हो गए और शोरगुल सा होने लगा। मेरी भी नींद तब तक खुल गई और नींद खुलते ही मेरा ध्यान उसी बूढ़े की ओर गया। वो लोगों से घिरा हुआ था। लोग उससे पूछ रहे थे, अरे दादा, आप कैसी तबीयत है? पर बूढ़ा गहरी सांस लिए जा रहा था और बोलने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल वो बेहतर महसूस कर रहा था। किसी ने उन्हें पानी पीने को दिया। फिर लोगों ने पूछा, क्या हुआ रहा दादा, काहे छटपटात रहे हो? बूढ़ा आदमी, सांस नहीं आ रही थी भैया, सांस नहीं आ रही थी। इस पर किसी ने पूछा, क्या आपको दमे की परेशानी तो नहीं है? इस पर बूढ़े ने कहा, नहीं, पता नहीं क्या हुआ, पर ऐसा लगा कि जैसे बचूंगा नहीं। इस पर लोगों ने कहा, जाके किसी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा आप। काफी देर तक वहां भीड़ रही। फिर सब अपनी अपनी सीट पर चले गए। मैं यहां वहां ट्रेन में उस विभत्स से आदमी को वहीं बैठे बैठे ढूंढने लगा, पर वो वहां नहीं था। ट्रेन चल पड़ी और सब सामान्य हो गया। रास्ते में मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर क्या हुआ था दादा। तो उसने कहा, बेटा, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी सांस रोक दी है। मरते मरते मचा, भगवान का शुक्र है। पर मैं तो जानता ही था कि उसकी सांस क्यों रुकी। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल थे और उसका जवाब सिर्फ वो वृद्ध पुरुष ही दे सकते थे। पर जो मैंने देखा उस पर कोई भरोसा नहीं करता। मैं खुद इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उस बूढ़े आदमी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो बाबा, कहाँ के हैं आप? इस पर बूढ़े आदमी बोले, बेटा, गुजरात से हैं हम, भिलोड़ा तहसील से। और आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा, मैं तो यहीं बगल से ही आ रहा हूं, अयोध्या से। हाँ, अयोध्या से, वहीं पे पड़ा हूं मैंने कहा। इस पर वो अंकल बोले, पर मैं तो शुरू से गांव में ही रहा हूं, बाद में भिलोड़ा में नौकरी मिल गई तो वहीं बस गया। इस पर मैंने अंकल से पूछा,
तो क्या नाम है आपके गांव का? तो बूढ़े अंकल ने कहा, चितवरिया। ये वही गांव था जिसका जिक्र उस विभत्स इंसान ने उस बुरे स्वप्न में किया था। चितवरिया गांव तो कुछ सुना हुआ लग रहा है, कहां सुना था याद नहीं आ रहा। हाँ, चितवरिया गांव के कुछ लोगों से मेरे एक मित्र की लड़ाई हो गई थी। वो शायद बारात में वहां गया था। वहां किसी भरमा नामक आदमी ने उसकी बहुत पिटाई की। मैं उसे देखने अस्पताल गया था। मैंने झूठ बोलकर अपने पत्ते फेंके कि अब शायद बूढ़ा व्यक्ति आगे कुछ बताएगा जिससे सपने में मिली जानकारी की सत्यता प्रमाणित हो जाए। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, भरमा? बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था वो चितवरिया गांव में ही रहता था। उससे मेरी भी कभी नहीं बनी। उसने गांव के काफी लोगों की जमीनें हड़प रखी थी। हम दोनों के बीच भी मुकदमेबाजी चल रही थी। फिर सुनाई पड़ा कि वो किसी ट्रेन हादसे में मर गया, तो उसका दावा खारिज हो गया और मुझे अपनी जमीन पर कब्जा वापस मिल गया। कहते हैं कि भरमा की लाश नहीं मिली। बूढ़ा इतना कहकर चुप हो गया, पर इतना सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? जो मैंने अभी भी सपने में देखा वो तो सच था। मैंने भरमा को देखा था। इस पर मैंने बूढ़े अंकल से पूछा, आपके पास भरमा की कोई तस्वीर है? मैंने ऐसे ये पूछा कि बस यूं ही जानने के लिए कि जिस विभत्स इंसानी आत्मा को मैंने बूढ़े अंकल का गला दबाते सपने में देखा था, ये वही था या ये सब कुछ बस इत्तेफाक था? इस पर बूढ़े अंकल ने कहा, मेरे पास कहां मिलेगी? अब क्या काम मुझे? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पर मुझे किसी न किसी तरह यह पता करना था कि नाइटमेयर, इस दुस्वप्न में कितना सच है। हालांकि अब तक जो कुछ भी पता चला था वो पूरा सच था, पर मैं बूढ़े अंकल से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था, तो मैं चुप हो गया। और बूढ़े अंकल भी अपने स्मार्टफोन से अपना फोन चेक करने लगे। मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगा और सोच रहा था कि ये किस तरह की घटना है। बूढ़े अंकल प्रयाग स्टेशन पर उतर गए, पर उतरते उतरते उन्होंने मेरा नंबर मांग लिया और अपना नाम कृष्णकांत बताया। मैंने उनका नंबर बूढ़े अंकल ट्रेन वाले के नाम से सेव कर लिया। मैं भी प्रयाग में स्थित अपने हॉस्टल आ गया। कई हफ्ते बीत गए। मैं इस घटना को लगभग भूल ही गया था कि तभी एक दिन मैं सुबह सुबह सो के उठा तो बूढ़े अंकल ट्रेन वाले की ओर से 2 व्हाट्सएप मैसेज आए हुए थे। जैसे ही मैंने उनका मैसेज देखा, मेरी तो नींद भाग गई। एक वॉइस मैसेज था और एक फोटो। मैंने पहले वॉइस मैसेज ऑन किया। वो कुछ इस प्रकार था, बेटा, आशा है तुम कुशल होगे। मैं इस समय अपने गांव चितवरिया आया हूं और मुझे उस दुष्ट भरमा की तस्वीर मिली है जिसने तुम्हारे दोस्त से लड़ाई की थी। अपने दोस्त को दिखा देना और कहना कि अगर यह आदमी वही था तो वो अब मर चुका है, वो भी खुश हो जाएगा। इतना सुनते ही मैंने उत्सुकतावश वो फोटो लोड की। वो एक ग्रुप फोटो थी जिसमें मैं भरमा को आसानी से पहचान गया। ये वही था, पर उतना विभत्स नहीं लग रहा था जैसा कि मैंने उसे अपने सपने में देखा था। चेहरे से वो ठीक ठाक ही दिखता था, बस उसके कर्म उसे विभत्स बना गए। तो कैसी लगी ये कहानी? अपने कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मैं फिर वापस आऊँगा, क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ अजीब घट रहा है। तो तैयार रहिएगा सुनने के लिए मेरी अगली कहानी स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर डरावनी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, रहस्यमयी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लोगों की अजीब अनुभव सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।